नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में जैसे कि आपको पता है, हम बताते हैं आपको दुनिया भर की हर बड़ी हलचल के बारे में। दुनिया भर में इस वक्त स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कहीं जंगी तलवार है, कहीं तनाव की खबर है, कहीं जंग की आहट है, कहीं जंग शुरू होने वाली है तो कहीं जंग जारी है। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम दुनिया भर से हर हलचल आपके लिए समेट कर लाते हैं, वो सारी खबरें जिसका असर आप पर भी होता है और हम पर भी होता है। इसलिए दुनिया की खबरों पर नजर रहनी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों की बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो खबर आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे, दुनिया की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत बड़ी रणनीति चल रही है। आज की कवर स्टोरी इसी रणनीति को लेकर है। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति, और यह तनाव चरम पर है और कभी भी यह तनाव जंग में तब्दील हो सकती है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है। यह लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान, रूस और चाइना है। ईरान अकेले ताल नहीं ठोक रहा। ईरान के पीछे दो बड़ी महाशक्तियां हैं जो अमेरिका से लोहा लेने की ताकत रखती हैं, रूस और चीन। रूस और चीन चाहते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़े और अमेरिका को इस दलदल में फंसाया जाए, मिडिल ईस्ट में घेरा जाए। इसलिए अमेरिका जितने भी साजो सामान जुटा रहा है, ईरान खामोश है। क्योंकि ईरान को कहा गया है कि पहली गोली, पहला हमला ईरान नहीं करेगा। हां, लेकिन ईरान खामोश भी नहीं रहेगा। इसलिए ईरान वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पीछे से सपोर्ट है रूस और चाइना का। मैसेज क्लियर है, यह लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसमें एक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी काम कर रही है, रूस, चीन और ईरान की। रणनीति बिल्कुल साफ। अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव और सैन्य उलझनों में ऐसा उलझाया जाए कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस कर रह जाए और बाकी दुनिया से उसका ध्यान हट जाए। तो क्या है आखिरकार द ग्रेट गेम ऑफ मिडिल ईस्ट, समझेंगे वर्ल्ड नाउ में। फिर वर्ल्ड नाउ में बात होगी सत्ता के शिखर पर बैठे एक ऐसे शख्स की जिसे झुकाने के लिए अमेरिका 1979 से अब तक 47 साल से कोशिश कर रहा है। पहले खुमैनी, उसके बाद खामेनेई। 1989 से खामेनेई, लेकिन तेहरान झुका नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप धमकी देते रहे, तेहरान को साफ करने की, तेहरान को उड़ाने की, तेहरान को बॉम्ब करने का अल्टीमेटम दिया। यहां तक कि हमला भी किया, लेकिन तेहरान न दबाव में आया और न ही समझौता करने के लिए तैयार हुआ। और इसलिए अब खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर खामेनेई को साफ करना चाहते हैं। खबर आपने सुनी होगी, खामेनेई और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को असैसिन करने का प्लान अमेरिका बना रहा है। यह बात ईरान को पता है, इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि ईरान में सत्ता को लेकर प्लान बी एक्टिव कर लिया गया है और खामेनेई के एक बहुत खास सिपह सालार को ईरान का कमान देने की तैयारी है। अगर ईरान के हालात बिगड़ते हैं, खामेनेई को कुछ होता है, तो अगला सुप्रीम लीडर तैयार है। और खामेनेई का ये खास आदमी, ये बेहद पावरफुल व्यक्ति, कोई उनका कोई बेटा नहीं है, मुज्तबा खामेनेई नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इशारे पर पूरी IRGC चलती है, जिसके एक इशारे पर IRGC का एक एक सैनिक मार मिटने को तैयार होता है। और जिस व्यक्ति को कमान देने की तैयारी है, वो व्यक्ति खामेनेई के एक इशारे पर पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकने की ताकत रखता है। बताएंगे कौन है ये पर्दे के पीछे का ताकतवर शख्स जिसे ईरान की कमान या ईरान की बागडोर देने की तैयारी है। डिटेल से बात करेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे मॉस्को की। एक बार फिर वो यूक्रेन के निशाने पर है। रूस यूक्रेन जंग में आग सीधे रूस की छाती तक पहुंचने रही है। राजधानी तक ड्रोन का पहुंचना अपने आप में सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। हालांकि रूस ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया है, लेकिन सवाल यही है क्या युद्ध का दायरा अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? क्या अब मॉस्को सुरक्षित नहीं है? और वर्ल्ड नाउ में आखिर में बात करेंगे उस खामोश ताकत की जिसने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। चीन ने एक नई परमाणु पनडुब्बी टाइप 095 को दुनिया के सामने रखा। समंदर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा शिकारी
जो सालों तक सूरज की रोशनी को बिना देखे, बिना सतह पर आए पृथ्वी के 30 चक्कर लगा सकता है। परमाणु शक्ति से लैस टाइप 095 की रेंज असीमित है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन को समंदर में ही यह जल समाधि दे सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका थक के हाथ पांव फूले हुए हैं। चीन अपनी सैन्य शक्ति का जो मुजाहरा कर रहा है उससे अमेरिका परेशान है। खबर डिटेल जानेंगे इस पनडुब्बी के बारे में। और आखिर में बात होगी मैक्सिको की ड्रग माफिया एल मेंचो के बारे में, जिसे मैक्सिकन सेना ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन में ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे मैक्सिको में भयावह हिंसा और अराजकता फैल गई है, जिसकी एक छोटी सी झलक इस वक्त आप देख सकते हैं। कहीं गाड़ियां जल रही हैं, कहीं घर जल रहे हैं, कहीं फैक्ट्री जल रही है, कहीं सड़क पर आगजनी है, कहीं लोगों को गोलियां मारी जा रही है। प्रदर्शनकारियों को तो देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यहां तक कि हालात इतने खराब हो गए कि मैक्सिको को लेकर भारत सरकार को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। बताएंगे एल मेंचो कौन था, कितना बड़ा ड्रग माफिया था, ड्रग लॉर्ड क्यों कहते थे इसे, और मैक्सिको के हालात फिलहाल कैसे हैं, डिटेल से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। दोनों देश एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त सैन्य तैनाती कर रखी है। अमेरिका अभी भी मिडिल ईस्ट में ईरान के इर्द गिर्द सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, हथियारें जुटा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने नए नए हथियारों को रोज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और रूस के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता अगला दौर जिनेवा में होगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। ईरान को रूस घातक हथियार देने पर तैयार हो गया है। बहुत सीक्रेट डील हुई है रूस और ईरान के बीच में। यह सीक्रेट डील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि ईरान, रूस और चीन मिलकर अमेरिका को, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को, मिडिल ईस्ट में फंसाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका से न तो ईरान की बनती है, न चीन की बनती है और न ही रूस की बनती है। रूस यूक्रेन वाले मामले का अमेरिका से बदला चाहता है। चीन अपने ऑयल क्राइसिस का बदला चाहता है अमेरिका से, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान के ऑयल को अमेरिका ने कट ऑफ कर दिया है। और यूक्रेन अपने 46 साल के इतिहास का बदला चाहता है, जिसमें सैंक्शन है, जिसमें डॉलर्स का कट ऑफ है, जिसमें बहुत सारी चीजें, स्विफ्ट बैंकिंग से ईरान को बाहर कर देना है, वहां की इकोनॉमी को खत्म कर देना है। ईरान एक एक दिन का बदला चाहता है। इसलिए अमेरिका को घेरने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। इस पूरे प्लान को आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि यह सीक्रेट डील क्या है रूस और ईरान के बीच में, जिसकी भनक अमेरिका क्या दुनिया को नहीं लगने दी गई। फिर आपको बताएंगे कैसे अमेरिका को बड़े दलदल में फंसाने के लिए तीनों देश एक एक करके चाले चल रहे हैं। खबरें यह भी इशारा कर रही हैं कि यह डील सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ट्रायंगल स्ट्रेटजी काम कर रही है, त्रिकोण है, रूस, चीन और ईरान का त्रिकोण। अमेरिका के साथ सीधे टकराव न लेकर अमेरिका को सैन्य उलझनों में फंसाया जाए, और अगर ईरान के साथ जंग हो तो ईरान को इतना रसद दिया जाए, इतना सैन्य साजो सामान मुहैया कराया जाए, इतनी सहायता दी जाए कि यह जंग 2, 4, 6 महीने नहीं बल्कि सालों तक चले। पहले समझते हैं सीक्रेट डील क्या है जो समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने के बाद ट्रंप की एयरफोर्स के लिए आसमान में बुना जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक सीक्रेट हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइल देगा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिन्हें जमीन, समुद्र या फिर हवा से दागा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह समझौता दिसंबर 2025 में हुआ था। मॉस्को में जाकर यह डील साइन की गई थी। रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान की रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच यह सौदा कर लिया गया था। इससे साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी अभी से नहीं कर रहा है। जब से 2025 में ईरान के ऊपर से हमला हुआ, उसके बाद से ही वो अपनी जंग की तैयारी में लग गया था। पिछले साल ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन
वर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका ट्रैक ही नहीं कर सकता, इसलिए ईरान के लिए ब्रह्मास्त्र भी है और एक मास्टर स्ट्रोक भी है। वर्बा मिसाइल, जिस मिसाइल की डील हुई है उसको जान लीजिए आप, कंधे पर रखकर दागे जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। रूस ने 2014 में सेना में इसे शामिल किया। रूस ने यह मिसाइल ईरान को देकर एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा करार किया है। F-16 जैसे जेट को भी इसे आसानी से इससे शिकार बनाया जा सकता है। तेज ड्रोन और विमान भी इस मिसाइल से नहीं बच पाते हैं। 3 चैनल सीकर सिस्टम अल्ट्रावायलेट, नियर और मिड इंफ्रारेड आम मिसाइलों की तुलना में लक्ष्य की पहचान अधिक सटीक करता है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी कि दागिए और भूल जाइए, दुश्मन के जहाज का सफाया, दुश्मन के ठिकाने का सफाया तय है। दागने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर चाहे वो सामने फाइटर जेट ही क्यों ना हो, अटैक हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, ड्रोन ही क्यों ना हो, क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, ये सभी को ट्रैक डाउन करने में, मार गिराने में सक्षम है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन गिराने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसका वजन 17 किलो है। एक सैनिक आसानी से इसे कंधे पर लेकर चल सकता है। ये जैमिंग और डिकॉय दोनों से बचने की ताकत रखता है और हिट रेट इसकी काफी ज्यादा है। वर्बा का उपयोग कहां किया जाता है? फील्ड में वर्बा का उपयोग एयर टारगेट्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा कम और मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले यूएवीज को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसे टोही ड्रोन और स्ट्राइक यूएवीज के हमलों को रोकने में भी कामयाब पाया गया है। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट करने के मामले दर्ज किए गए हैं। अब इसकी क्षमता के बारे में भी जान लीजिए। नाम है 9K333 वर्बा, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल। रेंज है 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक। ऊंचाई है 10 मीटर से 4.5 किलोमीटर तक। स्पीड 500 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि की गति से लगभग 1.5 गुना तेज। चीन और रूस की चाल में एक तरह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस चुका है, ये साफ साफ देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान जैसे देश को अमेरिका को टैकल करने के लिए 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने पड़ेंगे, 20-20 डिस्ट्रॉयर्स लगाने पड़ेंगे, 8-8, 10-10 परमाणु पनडुब्बी लगानी पड़ेंगी, और इसके अलावा 19 बेस, जिसमें 14 परमानेंट बेस है मिडिल ईस्ट में, और साथ ही इजराइल खड़ा है और अमेरिका अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है? क्या यह दलील हजम होती है आपको? दरअसल बात यह है ही नहीं। अमेरिका को ईरान के ऐसे दलदल में उतरना होगा जहां से निकलना आसान नहीं है। इसलिए अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। अमेरिका जानता है अगर यहां जंग छिड़ी तो युद्ध छोटा नहीं होगा, यह युद्ध बहुत लंबा होगा और थकाने वाला होगा। कैसे, आइए समझते हैं मामला चल क्या रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाया, इससे किसको नुकसान हुआ? इससे नुकसान हुआ चाइना को, क्योंकि वेनेजुएला से जो ऑयल निकलता था उसका एक बहुत बड़ा खरीदार चाइना था। चाइना के एनर्जी सोर्स का एक बड़ा रूट वेनेजुएला से, बड़ा सोर्स वेनेजुएला से आता था। कोड नेम इस ऑपरेशन का था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आसपास के इलाकों पर सैन्य हमले किए अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला की इस कार्रवाई पर जो अमेरिका ने की, इससे रूस और चीन दोनों भड़क गए, खासकर चीन। बीजिंग ने इस कार्रवाई को दादागिरी बताया था। मॉस्को ने कहा था मादुरो को तुरंत रिहा करो। दोनों देशों ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया। चीन और वेनेजुएला के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी है। अब चीन, रूस ने अमेरिका को एक तरह से ईरान में घेरने की रणनीति बनाई। चीन हथियार नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। रूस डायरेक्ट तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए अमेरिका से बदला लेने की फिराक में। यानी अमेरिका से बदला दोनों चाहते हैं, रूस भी चाहता है और चीन भी चाहता है, लेकिन कंधा ईरान का होना चाहिए। ईरान भी तैयार है, क्योंकि ईरान के पास इतनी बड़ी मात्रा में वेपन लॉजिस्टिक्स नहीं है। ईरान के पास सैनिक हैं लड़ने के लिए, प्रॉक्सी गुड भी है लड़ने के लिए, लेकिन ईरान को टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए और हथियार चाहिए, वेपन चाहिए। तो पैसे की कमी चाइना के पास नहीं है, हथियार की कमी रशिया के पास नहीं है। चीन और रशिया के लिए यह इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका से बदला लें, और इसी बात का आकलन करने में अमेरिका लगा हुआ है कि अगर हम मिडिल ईस्ट में घुसे,
या वो घुस चुके हैं, अगर हमने अटैक किया ईरान पे तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका की वेनेजुएला में दखल ने रूस और चीन की नसों पर हाथ रख दिया, कमजोर नस पर। अमेरिका का मैसेज था हम जहां चाहे दखल देंगे, लेकिन अब ईरान के जरिए जवाब देने की तैयारी है। इरादा एक ही है, अमेरिका किसी भी तरह से यहां जंग शुरू करे, और एक बार जंग शुरू हुई तो रूस और चाइना मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे कि अमेरिका बहुत जल्द इस जंग से चाहकर भी नहीं निकल पाएगा। कैसे? अब आपको यह भी बताते हैं कि स्ट्रैटेजी चल क्या रही है, क्या क्या हो रहा है। अभी देखिए चीन ने क्या किया। ईरान पहुंचा चीन का घातक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक अमोनियम परक्लोरेट भेजा गया है। इसके अलावा मिसाइल और कैरियर किलर तकनीक दी गई है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल चीन ने दिया है। चीन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस मिसाइल है। YLC-8B रडार सिस्टम, ये एक लंबी दूरी का एयर सर्च रडार है। चीन कई देशों को रडार सिस्टम निर्यात करता है, लेकिन ईरान को ज्यादा दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 एक लंबी पहुंच वाली हवा से हवा रक्षा प्रणाली है जो विमान और मिसाइलों को ट्रैक कर निशाना बनाती है। इसके अलावा टुंडर 69 और CSS-8 जैसे मिसाइलों के डिजाइन ईरान तक पहुंचा दिए गए। रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियां भी देख लीजिए, यह भी अमेरिका के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब सिर्फ दोस्त नहीं, रूस का रणनीतिक साझेदार भी ईरान बन चुका है। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि रूस पर भी सैंक्शन है, ईरान पर भी सैंक्शन है, और इसलिए अमेरिका को डर है कि रूस ईरान की जुगलबंदी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ताकत का संतुलन बिगाड़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी कूद पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल के बीच किम जोंग उन ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा की। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर जारी जो बयान था उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। यह क्षेत्र को एक नए युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से इस संबंध में केवल इजराइल की आलोचना ही नहीं की गई, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगा दिया गया कि वो अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार हैं। प्रवक्ता ने इस संबंध में आगे बोल दिया कि अमेरिका और पश्चिम देश इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्थ कोरिया के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक नया वैश्विक मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती दुनिया को एक नए टकराव की ओर ले जा सकती है, क्योंकि सैन्य सहयोग हो या फिर ड्रोन डील, ऊर्जा समझौते हो या कूटनीतिक समर्थन, मॉस्को और तेहरान की दोस्ती वॉशिंगटन के लिए डायरेक्ट चुनौती है। रूस और ईरान की दोस्ती कैसे बढ़ रही है यह भी देख लीजिए। रूस ईरान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करता है। रूस ने ईरान के गैस क्षेत्र में लगभग 67,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। रूसी कंपनियां ईरान के 7 तेल क्षेत्रों में विकास में शामिल हैं। रूस से अजरबैजान के रास्ते ईरान तक गैस पाइपलाइन के मार्ग पर सहमति बन गई है। न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। साउथ ईरान के सिरिक क्षेत्र में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य है। रूस और ईरान ने $25 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी कंपनियां ईरान में सौर ऊर्जा संयंत्र और पवन ऊर्जा परियोजना पर काम कर रही हैं। रूस उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC को पूरा करने के लिए रश्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए बड़ा निवेश कर रहा है। इसके अलावा रूस और ईरान के बीच $589 मिलियन की बड़ी सीक्रेट आर्म्स डील हुई है। रूस 500 मैन पोर्टेबल वर्बा लॉन्च यूनिट देने जा रहा है। इसके साथ ही 2500 9M336 मिसाइलें भी देगा, जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी रक्षा के लिए कर सकता है और वो अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। इसके अलावा ईरान के ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने रूस की सैन्य ताकत को नया बूस्ट दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब प्रतिबंधों और जवाबी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जिस चाल को रूस और चीन ने सालों में बुना उसमें अमेरिका घिरता जा रहा है। आज पिक्चर क्लियर है, मिडिल ईस्ट की बिसात पर ईरान मोहरा नहीं है, ईरान केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर रूस और चीन की रणनीति है। बीच में उलझा हुआ अमेरिका समझ ही नहीं पाया कि कब उसके इर्द गिर्द रूस और चीन का घेरा भी कस गया। वो सिर्फ अब तक ईरान को दुश्मन माने बैठा था, लेकिन अब रूस भी है, चीन भी है
और चेरी ऑन द टॉप, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी पीछे पड़ गए, जो अमेरिका के लिए खुले तौर पर चुनौती और पर्दे के पीछे का सारा गेम है। यही है द ग्रेट गेम ऑफ मिडिल ईस्ट। अब विकल्प क्या है वॉशिंगटन के पास? या तो मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर पैक करके वापस जाए अमेरिका, या फिर जंग लड़े, और जंग होगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 1 दिन 2 दिन नहीं, ये जंग लंबी खिंच सकती है। और ये जो बिसात बिछाई गई है कोई रातों रात वाली कहानी नहीं, ये सालों की रणनीति का नतीजा है। आज अमेरिका अगर चाल नहीं बदलेगा तो वो कल खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का मोहरा बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका जिस स्थिति में है वो अभी भी सिचुएशन का आकलन कर रहा है। हमले से पहले क्या होगा, हमले के बाद क्या होगा, और अमेरिका अब भी वक्त रहते इस जाल को काट सकता है, लेकिन उसे युद्ध से पीछे हटना होगा। क्योंकि अभी के सिचुएशन में जंग अमेरिका के फेवर में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक तो अमेरिका के पास इतना सारा बजट नहीं है, दूसरा ये कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की भरपूर तैयारी है, लगभग साल भर की तैयारी है, पिछले साल जून से वो अभी तक तैयारी कर रहा है। अमेरिका के खिलाफ रूस भी बदला चाहता है, अपने ऊपर लगे सैंक्शंस का बदला चाहता है। अमेरिका के खिलाफ चीन भी बदला चाहता है, और इसलिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के बीच अमेरिका घिरा हुआ है। अमेरिका के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो अमेरिका लंबी जंग के लिए तैयार हो जाए, या फिर अमेरिका मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर बांधे और बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ डील पर मान जाए, डील पर बात कर ले, ईरान को कुछ छूट दे दे, सैंक्शंस हटा दे। इससे अमेरिका की भी नाक बच जाएगी, सुपर पावर की भी नाक बच जाएगी, और मिडिल ईस्ट खाक होने से भी बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात। याद होगा अभी हाल फिलहाल में आपको एक खबर मिली होगी, आपने वर्ल्ड नाउ में देखी होगी, कि अमेरिका खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई के असैसिनेशन की तैयारी कर रहा है। यह कई सूत्रों के हवाले से दावा किया गया। तो लोगों ने कहा कि जब खामेनेई भी नहीं रहेंगे, उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई भी नहीं रहेंगे, तो फिर ईरान की सत्ता संभालेगा कौन? लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और चौंकाने वाली है। खामेनेई ने अपने शागिर्द को, या यूं कहें कि जो ईरान की सत्ता पर काबिज होगा, उस व्यक्ति को चुन रखा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। खामेनेई ने झुकने से साफ इनकार किया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं आज नहीं तो कल ईरान को एक नया लीडर चाहिए होगा। उनके बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ईरान तेहरान IRGC को संभाल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को पता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं, जिससे कि खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी अमेरिका जीत पाएगा, वरना अमेरिका ईरान के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। खामेनेई निशाने पर हैं और खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई भी निशाने पर हैं। इसलिए खामेनेई का जो सक्सेसर है वो कोई उनका बेटा नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साथी जो खामेनेई के इशारे पर पूरे मिडिल ईस्ट को फूंक सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस शख्स को खामेनेई ने अपनी मिलिट्री पावर अभी से ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी आर्मी के जितने बड़े फैसले होते हैं वो यही व्यक्ति करता है। दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई तरह के प्लान बना लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें एक यह भी दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की हत्या की जा सकती है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने ठान लिया है कि वो किसी कीमत पर झुकेंगे नहीं। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई अपनी हत्या की सिचुएशन के लिए भी तैयार है। उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया जिसमें अपनी गद्दी के वारिसों की लिस्ट बनाई। इस प्लान में वो अपना देश बेटे को नहीं बल्कि एक ऐसे साथी को सौंपने जा रहे हैं जो संकट के समय में भी देश को संभाल सके। और ये कोई आम नाम नहीं है, शायद ये नाम आपने सुना भी हो। मैंने आपको इन व्यक्ति के बारे में 1-2 बार खबरें भी बताई।
इस व्यक्ति का नाम है अली लारिजानी। अली लारिजानी कौन है, अब यह समझिए। ईरान के सबसे ताकत और अनुभवी नेता में गिनती होती है। ईरानी सत्ता संरचना के इंसाइडर हैं। धर्म, सेना, राजनीति तीनों में मजबूत पकड़ है। IRGC कॉर्प्स से जुड़े रहे हैं। ईरान इराक युद्ध के दौरान IRGC में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। सुरक्षा और खुफिया मामलों की बहुत गहरी समझ है। ईरान की संसद, जिसे मजलिस कहा जाता है, वो 3 बार स्पीकर रह चुके हैं। देश के सबसे प्रभावशाली पावर ब्रोकर माने जाते हैं। कट्टरपंथी और सुधारवादी धड़ों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। ईरान के भविष्य की दिशा तय करने वाले चंद चेहरों में से एक हैं। सुप्रीम लीडर के सर्कल में सबसे विश्वसनीय नाम है लारिजानी। वैसे खबर यह भी है कि लारिजानी के नाम से अमेरिका भी कांपता है, क्योंकि लारिजानी बहुत सुलझे हुए और बहुत गहरे नेता हैं, जिनकी रणनीति कभी फेल नहीं होती। इंटरनेशनल मीडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई अपने करीबियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर अमेरिका या इजरायली हमले में उनकी मौत हो जाती है तो देश को कैसे चलाया जाए। खामेनेई अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद वफादार अली लारिजानी को सरकार की कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनना सिर्फ सत्ता नहीं है, यह सत्ता और धर्म के बीच संतुलन का सवाल है। संविधान साफ कहता है, जो शख्स मजहबी दर्जा नहीं रखता वो इस कुर्सी के करीब भी नहीं जा सकता है। यही वजह है कि सत्ता के केंद्र में मौजूद ये चेहरा चाहे जितना ताकतवर हो, उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। न पगड़ी, न धार्मिक फतवे और न ही वो मजहबी वैधता जो सुप्रीम लीडर के लिए जरूरी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यही शख्स खामेनेई के हर बड़े संकट में फायर फाइटर बनकर आता है। आंतरिक विरोध हो, सत्ता के भीतर असंतोष हो, संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हर बार यही नाम सिस्टम को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। ईरान में सत्ता कोई कुर्सी नहीं है, किलेबंदी है, और इस किले की चाबी सक्सेशन प्लान, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की उम्र और सेहत को लेकर अटकलें तेज है। और इसी के साथ एक्टिव हो चुका है ईरान का मल्टी लेयर पावर मैकेनिज्म। क्या है यह पावर मैकेनिज्म? इसे लेयर 1 जो है वो धार्मिक सत्ता है। कागजों में फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को करना है, लेकिन हकीकत नाम वही आगे बढ़ेगा जिसे सिस्टम पहले से सेफ मान चुका है। लेयर 2 असली पावर सेंटर, बिना वर्दी की सरकार। ईरान की राजनीति में सबसे भारी नाम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तेल से लेकर मिसाइल तक, राजनीति से लेकर विदेश नीति तक, IRGC की हरी झंडी के बिना कोई वारिस नहीं चुना जा सकता। लेयर 3 बैकअप उम्मीदवार प्लान, प्लान ABC। एक नाम नहीं, लंबी लिस्ट तैयार है। कट्टरपंथी मौलवी, सिस्टम लॉज जज, दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईस जैसे चेहरे जो एक समय में टॉप दावेदार माने जा रहे थे। मतलब साफ है, एक गिरा तो दूसरा तैयार। स्ट्रैटेजी यह है कि कोई अचानक सत्ता खाली ना कर पाए, सड़क पर बगावत ना हो, पश्चिम को कोई सरप्राइज ना मिले। यानी ईरान बदलाव चाहता है, लेकिन कंट्रोल्ड बदलाव। खामेनेई ने सिर्फ एक आदमी पर भरोसा नहीं किया है, उन्होंने सैन्य राजनीतिक पदों के लिए उत्तराधिकारियों की कई परतें तैयार कर ली। क्योंकि अगर खामेनेई किसी हमले में मारे जाते हैं, उनसे संपर्क कट जाता है, तो इस फैसले से या इस हमले से ईरान की कामकाज पर कोई असर ना हो, ईरान के पलटवार पर कोई इंपैक्ट ना आए। इसलिए इनर सर्कल बनाया है जो तुरंत कमान संभालेगा। ईरान ने फारस की खाड़ी और इराक के पास अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने को भी कह दिया गया है। और अगला नाम अली लारिजानी का बताया जा रहा है, जो खामेनेई जितने ही पावरफुल माने जाते हैं देश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और जंग की। एक ऐसी लड़ाई जो पिछले 4 साल से लगातार लड़ी जा रही है, 5वें साल में दाखिल होने वाली, और अब यह लड़ाई सीमाएं लांघ रही है, लक्ष्मण रेखा पार कर रही है।
तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है, यानी यूक्रेन अब रूस की छाती तक पहुंच गया है। हालांकि रूस ने इनकार किया है किसी भी नुकसान से, लेकिन राजधानी तक ड्रोन पहुंचना अपने आप में सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुआ, कैसे हमला हुआ, जल्दी से इस खबर पर नजर डालते हैं। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। मॉस्को के 4 बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, हवाई उड़ानों पर ब्रेक, यात्रियों में हड़कंप। रूसी वायु रक्षा ने 1 घंटे में 11 ड्रोन मार गिराए जाने का दावा किया। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 1 घंटे के भीतर 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चारों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए। रूसी सिविल एविएशन एजेंसी ने बताया कि डोमोडेदोवो, वनुकोवो, जुकोवस्की और शेमेरेत्योवो एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। अगली सूचना तक उड़ानें नहीं होंगी, आवाजाही रोक दी गई है। आपको दिखाते हैं किस तरह से ड्रोन असेंबल करते हैं और कैसे इस ड्रोन से फायर करते हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए, कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एयर डिफेंस ने मॉस्को की ओर बढ़ रहे एक और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इसके साथ ही गिराए गए ड्रोन्स की कुल संख्या 11 हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 4 साल पूरा होकर अब 5वां साल शुरू होने वाला है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके विभिन्न इलाकों में, विशेषकर राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं रूस भी यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। रात भर धमाके की आवाज गूंजते रहते हैं। रूस के हमलों से, कहते हैं, यूक्रेन का जो राजधानी वाला इलाका है कीव, वो धुआं धुआं हो गया। पूरी रात मिसाइलें गिरती रही। रूस ने 50 मिसाइल और 297 ड्रोन से हमला किया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ज़रकॉन इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। रूस के हमले में कई इलाकों में आग के बाद तबाही मच गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी बड़ा हमला किया। हमले में ओडेसा बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्रों समेत कई आधारभूत ढांचों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में लवीव शहर में एक पुलिस अधिकारी के मारे जाने और 24 के घायल होने की सूचना है। हमले में बड़ी संख्या में आवासीय भवन और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का जोर बातचीत से युद्ध खत्म करने से ज्यादा हमले करके यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने पर है। इसी हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन, 1400 गाइडेड बम और 96 मिसाइलें दागी थी। ताजा रूसी हमले में 33 मिसाइल और 274 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। इससे पहले यूक्रेन ने रूस में 1400 किलोमीटर भीतर तक ड्रोन भेजकर हमला किया था। हमले में रूस की मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान हुआ था और 11 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन जमीन पर कब्जे के दावों के चलते ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई और ये जंग अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में चीन की एक ऐसी ताकत की बात करेंगे जो अमेरिका तक को हजम नहीं हो पा रही है। चीन ने नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करके पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। समुद्र का एक ऐसा शिकारी जो महीनों तक, सालों तक, महीनों तो छोड़ दीजिए आप, सालों तक बिना सतह पर आए, बिना सूरज की रोशनी देखे, बिना शोर मचाए ऑपरेशन कर सकता है। एक बार में पृथ्वी के 30 से ज्यादा चक्कर लगा सकता है। यह पनडुब्बी है चीन की टाइप 095। इसकी परमाणु शक्ति से असीमित रेंज देती है। मतलब यह है कि यह समंदर के किसी भी कोने में छिपे दुश्मन को ढूंढकर उसे जल समाधि दे सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि सबमरीन के साथ
चीन ने सीधे तौर पर अपने विरोधियों का डेथ वारंट साइन कर दिया है। इसकी पंप जेट तकनीक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का घातक कॉम्बिनेशन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक अंडर वाटर मशीन बनाती है। अब समंदर में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट किलर पृथ्वी के 30 फेरे लगाने के बाद भी उतनी ही ताजा और घातक रहेगी जितने पहले दिन थी। चीन ने अपनी तीसरी पीढ़ी की न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी टाइप 095 को हुलूदाओ स्थित वुहाई शिपयार्ड से लॉन्च कर दिया है। यह पनडुब्बी न केवल पहले से बड़ी है और शांत है, बल्कि इसमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं जो अब तक केवल अमेरिका और रूस के पास ही थी। टाइप 095 की खासियत क्या है और ताकत कितनी है, जरा ये देख लीजिए आप। ये है थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर अटैक एसएसएन और फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर अटैक एसएसएन। अब समझ लीजिए आप, ये पंप जेट सिस्टम पर काम करता है। वजन 9000 से 10,000 टन है और जो सेकेंड वर्जन है उसका जो वजन है वो 7,800 टन से 10,200 टन है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-20 से लैस है। इसमें जो है वो टॉमहॉक MK-48 टॉर्पीडो लैस है। वो है फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर अटैक एसएसएन अमेरिका की पनडुब्बी। शोर का स्तर अपेक्षाकृत कम है, 90 से लेकर 100 dB तक, और फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर पनडुब्बी में इससे भी कम है। चीन की जो पनडुब्बी है इसकी अनुमानित लागत $2.5 बिलियन है, जबकि अमेरिका की जो पनडुब्बी है वो लगभग $4 बिलियन है। यह है स्थिति इस वक्त समंदर के अंदर। चीन की टाइप 095 को अमेरिका की वर्जीनिया क्लास का सीधा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। चीन की सबमरीन की विशेषता, इसमें सिंगल हल डिजाइन और रबर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये बेहद शांत है, जिससे ये पिछली पनडुब्बियों के मुकाबले बहुत कम शोर करती है। चीन की नई YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम है, जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस के लिए या किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है इसे रोक पाना। इसमें नए फ्लैंक एयर सोनार लगे हैं जो दुश्मन को बहुत दूर से ही भांप लेते हैं। चीन ने इस पनडुब्बी के जरिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि केवल अमेरिका ही समंदर का बादशाह या सरताज नहीं है, या इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है या फिर रूस के पास नहीं, अब चाइना के पास भी। इसमें पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे समंदर के नीचे चलते समय बहुत कम शोर करती है। इसे पकड़ना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह पनडुब्बी लंबी दूरी की एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये बिना सतह पर आए दुश्मन के जहाजों को सैकड़ों मील दूर से तबाह कर सकती है। साथ ही इसमें आधुनिक सोनार सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जो दुश्मन की लोकेशन का बहुत सटीक अंदाजा देते हैं। चीन की नई पनडुब्बियों का मुख्य निशाना हिंद महासागर है, जिसमें एक सबसे बड़ी चिंता मलक्का स्ट्रेट की है। चीन चाहता है कि वो मलक्का के रास्ते को अपने कंट्रोल में रखे और अमेरिका अपने हद में रहे। और दुनिया जानती है कि जो भी देश समंदर पर राज करता है, यानी जिस देश की नेवी सबसे ज्यादा मजबूत है, वही दुनिया पर राज करने की काबिलियत रखता है और उसे ही पूरी दुनिया सुपर पावर मानती है। अभी तक ये तमगा अमेरिका के पास है। रूस भी समंदर में बहुत पावरफुल है, लेकिन चीन अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं इस पनडुब्बी की, जिसे अभी शामिल किया गया है चाइना की सेना में। वर्ल्ड में एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको लिए चलते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में ड्रग माफिया एल मेंचो की एनकाउंटर के बाद मौत हो गई। जगह जगह इसके बाद मैक्सिको में हिंसा भड़की हुई है। जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर ड्रग कार्टेल लीडर एल मेंचो को मार गिराया गया। उसके बाद
मैक्सिको की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। ये है वो ड्रग लीडर, ड्रग कार्टेल का लीडर एल मेंचो, जिस पर 15 यानी कि $1,50,000 का इनाम था और इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया गया है। कहते हैं मैक्सिको में ड्रग माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि अमेरिका बार बार यह कह रहा था कि अगर मैक्सिको ऑपरेशन नहीं करता है तो फिर अमेरिकी सेना को मैक्सिको भेजना पड़ेगा। इससे पहले मैक्सिको की आर्मी ने ऑपरेशन चलाया और मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया एल मेंचो को ढेर कर दिया। इस सैन्य ऑपरेशन में कई CJNG सदस्य भी मारे गए। ऑपरेशन के बाद कई शहरों में आगजनी और हिंसा भड़क गई। मैक्सिको के सबसे खूंखार ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद पूरे मैक्सिको में एक ऐसी भयावह तबाही मची हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैक्सिकन सेना द्वारा किए गए एक बड़े ऑपरेशन में मेंचो की मौत के बाद उसके गुर्गे ने बदले की आग में जलते हुए मैक्सिको की सड़कों, अस्पतालों और एयरपोर्ट्स को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG के हथियारबंद लड़ाकों ने न केवल सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि मेन हाईवे और एयरपोर्ट्स को भी जाम कर दिया, जिसके बाद आम लोगों को काफी दिक्कत हुई और अफरा तफरी मच गई। आलम यह है कि पुएर्तो वलार्टा और ग्वाडलाजारा जैसे शहरों में दहशत का माहौल है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट्स की ओर भागते नजर आए। वहीं कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तुरंत रद्द करना पड़ा। खतरनाक ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत ने मैक्सिको के अंदर खौफनाक मंजर बना दिया है, जिसके बाद सुरक्षा एक्सपर्ट डेविड साउसेडो ने साफ चेतावनी दी है कि अब सड़कों पर खून की नदियां बह सकती हैं। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के इस बेताज बादशाह की मौत के बाद उसका गैंग चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि साउसेडो का मानना है कि सरकारी ऑपरेशन के दौरान घायल होने और अस्पताल ले जाते समय हुई उसकी मौत का बदला लेने के लिए अपराधी किसी भी हद तक जाएंगे। अब डर इस बात का है कि मेंचो के वफादार अपनी ताकत दिखाने के लिए सुरक्षा बलों और सरकार पर सीधा हमला कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में मैक्सिको में एक बहुत बड़ी खूनी जंग चल सकती है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये मैक्सिको, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बड़ी बात है। उन्होंने लिखा कि अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग ताकतवर हैं। अमेरिका इससे खुश दिख रहा है। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने मैक्सिको में भड़की हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि बुरे लोग डर के कारण इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने हालात को देखते हुए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है। मैक्सिको की सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को मार गिराया। पहले वो घायल था, जिसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये संगठित अपराध के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक उसकी मौत की खबर फैलते ही कार्टेल से जुड़े लोगों ने हिंसक प्रतिक्रिया शुरू कर दी और कई दुकानों में, घरों में, बसों में आग लगा दी गई। कई जगह हाईवे जाम कर दिए गए। इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से यह कार्रवाई जालिस्को राज्य में की गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक प्यूर्टो वलार्टा जैसे पर्यटन शहर भी बंदूकधारियों के कब्जे में हैं और आगजनी की जा रही है। वैसे मैक्सिको के लिए कोई नई बात नहीं है। कोकीन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कार्टेल संस्कृति छोटे छोटे लैटिन अमेरिकी देशों में इतनी गहरी पैठ बना चुके हैं कि इसे जड़ से उखाड़ पाना अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए भी मुश्किल है। अब एल मेंचो के बारे में भी जान लीजिए। इसका असली नाम नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस था। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग कार्टेल जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का मुखिया। CJNG को मैक्सिको का सबसे ताकतवर और हिंसक ड्रग कार्टेल माना जाता है। अमेरिका ने इस पर $15 मिलियन तक का इनाम रखा हुआ था। फेंटेनिल और मेथाम्फेटामाइन की अमेरिकी तस्करी का इसके ऊपर आरोप था। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक ड्रग सप्लाई चेन का एक बड़ा खिलाड़ी था। हाई प्रोफाइल हिंसा, हथियारबंद नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा नाम। इन ड्रग्स माफियाओं और कार्टेल्स ने दशकों से अमेरिका को परेशान कर रखा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में कोकेन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा हेरोइन से लेकर मारिजुआना तक कई नशीले पदार्थों की भी अमेरिका में भारी डिमांड रहती है। अमेरिकी लोगों के इस डिमांड को मैक्सिको और कोलंबिया जैसे लैटिन देशों से बैठे पाब्लो एस्कोबार, एल चेपो, मिगुएल एंजेल, फेलिक्स गैलार्डो, अमाडो कैरेलो जैसे ड्रग लॉर्ड्स पूरा करते आए। ये ड्रग माफिया कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, इतने कि इनका एक समानांतर शासन कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों में चलता था। आपको दिखाते हैं किस तरह से
इस वक्त मैक्सिको में प्रोटेस्ट चल रहा है। कोकेन जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों से अमेरिका कैसे पहुंचा, इसे समझाने के लिए मैक्सिको और कोलंबिया के बड़े कार्टेल लीडर की कहानी बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इस इलाके में बहुत लंबे समय से ड्रग्स की न सिर्फ पेडलिंग की जाती रही है, बल्कि ड्रग लॉर्ड्स की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है जिसे यहां पर चलाया जाता रहा है और यहीं से बड़ी मात्रा में ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट की जाती रही है अमेरिका के मेनलैंड पर। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरे रिजीम में आए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार वेनेजुएला और मैक्सिको को यह कहा कि आपके यहां बड़े पैमाने पर ड्रग पेडलर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से अमेरिका ड्रग्स पहुंचता और अमेरिका के हजारों लोग मारे जाते हैं। अगर आपने इन पर कार्रवाई नहीं की तो अमेरिका एक्शन लेगा। यही वजह थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को गिरफ्तार किया और अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया। और अगली बारी मैक्सिको की थी और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स की थी। मैक्सिको को अमेरिका ने क्लियर वार्न किया था कि अगर आपने अपने ड्रग कार्टेल्स को, ड्रग माफियाओं को कंट्रोल नहीं किया तो फिर अमेरिका आपके देश में भी घुसेगा। उससे पहले मैक्सिकन आर्मी ने यह बड़ा एक्शन ले लिया, लेकिन अब मैक्सिको जल रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आ रहे हैं। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।